Good morning, students. We are going to discuss the French Revolutions. Today's topic is France abolished monarchy and becomes a republic. ठीक है, पहला वीडियो जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था वो था रोल ऑफ फिलोसफर्स। बहुत सारे टॉपिक्स हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस के क्लियर कर चुके हैं, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की नेशनल असेंबली, राजा के बारे में, ठीक है, वहाँ की पब्लिक के बारे में, जो भी रिवॉल्ट हुए थे, क्यों हुए थे, किस कारण से हुए थे, वहाँ की ट्रेजरी खाली क्यों हुई थी, ये लमसम सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। इसी चैप्टर से रिलेटेड थर्ड टॉपिक है हमारा फ्रेंच एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फर्स्ट आप देखो फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की, की फ्रांस में अब क्या हो गई है, राजतंत्र खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, एंड बिकम अ रिपब्लिक, और वहां पर अब रिपब्लिक बन गया है। फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया है, मोनार्की से हटकर वो क्या बन गया है, रिपब्लिक बन गया है। क्यों बन गया, क्यों बना, इसके लिए हम ये चैप्टर अब रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अपना, जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको देखिए बुक में हेडिंग है आपकी, हेडिंग के बाद जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें आप हाईलाइट करिएगा, और उन हाईलाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि किस तरह से वहाँ पर रिपब्लिक आई थी और रिपब्लिक बना था कौन, फ्रांस। ठीक है, अब देखिए फ्रांस में आपको पता है फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16। ठीक है, लुई 16 ने क्या कर रहा है, अब लुई 16 हमने ये पढ़ा ना कि राजा की कंप्लीट पावर कहाँ चली गई थी, नेशनल असेंबली के पास चली गई थी। अब नेशनल असेंबली जब पावरफुल हो गया है तो राजा क्या करेगा, कुछ समय तो उस पर काम करेगा, बट कुछ समय बाद वो कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करेगा जिससे वो नेशनल असेंबली क्या हो जाए, एबलिश हो जाए, समाप्त हो जाए, और वापस किसका राज आ जाए, राजा का राज आ जाए। तो यहाँ पर लुई 16 जो है वो सीक्रेटली प्लान कर रहा है किसके अगेंस्ट, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट। क्या कर रहा है, देखो, सीक्रेटली प्लान्ड ऑन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली विथ किंग ऑफ प्रूशिया। अब वो नेशनल असेंबली के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, जो प्लान बना रहा है, जो योजना बना रहा है, वो किसके साथ मिलके बना रहा है, किंग ऑफ प्रूशिया, राज प्रूशिया, जो आज प्रेजेंट डे में हम जर्मनी के नाम से इस जगह को जानते हैं। तो वहाँ का जो राजा है उसके साथ मिलकर क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है नेशनल असेंबली को खत्म करने की। ठीक है, अब उसके साथ क्या होगा, ओवर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प हिम। अब वहाँ के जो आसपास नेबर्स, आपको पता है ना, नेबर कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पर भी राजा का राज था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर पूरा मोनार्की राज था। ठीक है ना, तो मोनार्की थी पूरी कंट्री, तो मोनार्की में वहाँ पर जितने भी आसपास के राजा थे उन्हें भी ये मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई वैसे हमारी कंट्री में भी क्रांति ना हो जाए। तो वह भी क्या कर रहे थे, वहाँ की पब्लिक को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो भी क्या चाहते थे, लुई 16 के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को ख़त्म करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नेशनल असेंबली आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हर जगह वो अपना परचम लहराएगी, और वहाँ पर मोनार्की धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ख़त्म होगा। तो उसी डर से जो आसपास के रूलर्स हैं वो भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, किसको हेल्प करेंगे, लुई 16 को हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जब सीक्रेटली प्लान चल रहा है, यूरोप पूरा मोनार्क था, ठीक है, पूरे यूरोप में किसका मोनार्की राज था, तो पूरे यूरोप के जो तब थे राजा वगैरह थे वो आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, और प्लानिंग करते करते उन्होंने ये नहीं देखा कि नेशनल असेंबली की भी कोई ऐसी वैसी असेंबली थोड़ी है, वो भी कहीं ना हर तरफ नज़र गड़ाए हुए रहती है, वो भी हर जगह देख रही है कि राजा क्या कर रहा है, राजा क्या नहीं कर रहा है, राजा क्या प्लान करेगा हमारे अगेंस्ट। लेकिन लुई 16 ने जो है वो इस तरफ ध्यान ना देते हुए उन्होंने क्या करा, अपनी तैयारी जारी रखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन नेशनल असेंबली तो पहले ही आपको पता है इंटेलिजेंट थी, ठीक है, पहले ही होशियार थी वो तो, और पहले वो सतर्क थी कि राजा कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो पहले अगेंस्ट किसके बनी थी, राजा के अगेंस्ट बनी थी। तो आपको पता है नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे, 745 मेंबर्स थे। तो वो 745 मेंबर्स क्या है, वो राजा की जो प्लानिंग चल रही थी उससे बिल्कुल रूबरू थे, और राजा उन पर वॉर करता
उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का नाम आपको पता है क्यों आया? क्योंकि ऑस्ट्रिया आपको पता है कि ऑस्ट्रिया भी लुई 16 की मदद करे, क्योंकि लुई 16 उनका क्या है? दामाद है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से क्या करी थी? मैरिज करी थी। ठीक है, तो वो दोनों कंट्री जो जर्मनी और ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया थे, उसके खिलाफ नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर जब डिक्लेयर करा तो नेशनल असेंबली, जिस समय ये प्लानिंग कर रहे थे नेशनल असेंबली को खत्म करने की, उसी समय नेशनल असेंबली प्लानिंग कर रही थी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की। तो ठीक है, तो उन्होंने एक आर्मी बनाई। ठीक है, उस आर्मी में 1000 ऑफ वॉलंटियर्स, ये देखिए 1000 ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी। वॉलंटियर्स जानते हो? स्वयं सेवक। वॉलंटियर्स का मीन्स होता है स्वयं सेवक। ठीक है, जो स्वयं अपनी इच्छा से अपने देश के सेवा में जुड़ते हैं। ठीक है, तो 1000 ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर द सॉन्ग मर्सरीज सॉन्ग, जैसे हमारे यहाँ का नेशनल एंथम है ना, जन गण मन हमारे इंडिया का, वैसे ही जो मर्सरीज है वहाँ का नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग था। तो नेशनल सॉन्ग क्यों बनाया आर्मी ने? वहाँ की पब्लिक को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेट पब्लिक कब होती है? जब उन्हें उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाई जाती है। तो ये सॉन्ग जो है मर्सरीज गाया किसके द्वारा? ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा कि मर्सरीज सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था? तो किसके द्वारा गाया गया था? रोगार्ड डे इजले। ठीक है, रोगार्ड डे इजले के द्वारा गाया गया था, और यहाँ पर संग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सरीज। अब यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे? इस सॉन्ग को गा रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस सॉन्ग को गाया। अब मर्सरीज, इसका नाम मर्सरीज क्यों रखा गया है? ये देखिए बेटा, क्योंकि मर्सरीज जो है, जब ये सॉन्ग वो गाते हुए जा रहे थे ना, तो वहाँ पर जो मर्सरीज है उस जगह से उन्होंने गुजरे थे। इस सॉन्ग को गाते हुए वो कहाँ से गुजरे थे? मर्सरीज जगह से गुजरे थे, तो इस सॉन्ग को नाम दे दिया गया मर्सरीज। ठीक है, इसका नाम है अकॉर्डिंग टू प्लेस। ठीक है, प्लेस के साथ में ही इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि इस जगह पर इन्होंने इस गाने को गाया था। क्लियर? किसने गाया था ये? किसके द्वारा लिखा गया था ये गाना, और किसके द्वारा गाया गया था? रोगेट डी इजले। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है ना, रोगेट डी इजले। फिर ये जो वॉलंटियर्स जो तैयार हुए थे, इन्होंने एक जो आर्मी बनाई थी, ये आर्मी 1000 वॉलंटियर्स की थी। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वॉर कर दिया। ठीक है, तो राजा अपनी प्लानिंग को सक्सेस करता, इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने दोनों कंट्रीज पर वॉर कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मर्सरीज क्या है? तो मर्सरीज जो है वो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ओके, ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्यों? मार्च करते हुए, मार्च जानते हो ना आप, मार्च करते हुए वहाँ के जो आर्मी थी वो मार्च करते हुए रोड पर अपनी रैली निकालते हुए इस गाने को गाती हुई जा रही थी। क्लियर? अब इसके बाद आता है, देखो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब ये चीज हो गई, लेकिन ये पार्टी जो है, यहाँ पर राजा की प्लानिंग तो फेल हो गई, राजा तो यहाँ पर फेल है। अब क्या होगा? रेवोल्यूशंस फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, अब रिवोल्यूशंस फर्दर, रिवोल्यूशंस जो क्रांति है, क्रांतिकारी जो हैं वो क्या करेंगे? ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी लाएंगे, राजनीतिक समानता। क्या लाएंगे? राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता भी किसके लिए? वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। अभी तक आपने देखा था कि हमने पढ़ा था कि वहां पर वोट वीकर पीपल जो थे, गरीब लोग जो थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यही पॉलिटिकल इक्वलिटी लाना चाहते थे कौन? रेवोल्यूशंस जो थे वो यही इक्वलिटी लाना चाहते थे। तो उन्होंने डिमांड रखी किसके सामने?
नेशनल असेंबली के सामने, राजा के सामने, कि जो वीकर सेक्शन है उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब। अब आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर जब रिपब्लिक बनता है ना, तो वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी बनती है। ठीक है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी बनती है, उनका एक प्रतिनिधि चुनकर आता है, जनता के बीच में से ही उन्हें चुना जाता है। तो यहाँ पर अब पॉलिटिकल क्लब्स बनेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे पहला क्लब जो आएगा वो आएगा जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब क्या है? ये जैकोबिन क्लब जो आएगा यही रिपब्लिक बनाएगी। किसको? फ्रांस को। रिपब्लिक का मीन्स तो आपको पता ही होगा कि जो कंट्री का हेड है, रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। ठीक है, तो कंट्री का हेड जो है वो किस में से चुना जाएगा? लोगों के बीच में से ही चुना जाएगा। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। आ जाए ना आपको कि व्हाट इज रिपब्लिक, कि रिपब्लिक क्या है, तो उसके लिए आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल, कि कंट्री का हेड लोगों द्वारा ही चुना जाता था। ठीक है, राजा के अंदर हमने देखा कि राजतंत्र में जो होता है वो हेरिडिटी चलता है कि वंशानुगत चलता है, कि राजा का बेटा, उसका बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में जो हेड चुना जाएगा वो देश के लोगों में से ही चुना जाएगा, और अलग अलग पार्टीज बनी होती है, वोटिंग के आधार पर चुना। जैसे आज आपके इंडिया में है, वैसा ही गणतंत्र कहाँ आता है? फ्रांस में बन जाता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब है क्या? देखिए कि कुछ टॉपिक्स हमारे, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए हैं। आप बुक के अंदर जैसे ही चैप्टर खोलेंगे तो इस चैप्टर को आप खोल के देखिएगा। ठीक है, अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान रखना, मैं अकॉर्डिंग टू बुक बता रही हूँ बेटा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, जो रिवोल्यूशनरी होते हैं ना, क्रांतिकारी जब होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जब वो बहुत सारी मांगे, डिमांड्स रखते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है ना, आर्थिक समस्याएं उनके लिए बहुत आती है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें वॉर करना है, उन्हें लड़ाई करनी है, तो उनको सारे उसके लिए औजार वगैरह, हथियार वगैरह चाहिए होते हैं। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? फिर वो अगर फैमिली के बीच में रहते हैं तो फैमिली को सरवाइव करने के लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अर्न की ज़रूरत होती है, अर्निंग। ठीक है, लिविंग के लिए, जीने के लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे आपको पता है बढ़ती गई है, और पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वहाँ पर क्या हो गया है? फूड को लेकर भी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, जो रीचर सेक्शंस थे, वहाँ की सोसाइटी के जो रीचर सेक्शंस थे, वो भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए अब क्या है? डिमांड करने लग गए थे। उन्होंने भी, देखिए सेकंड पैराग्राफ में 5th लाइन में आप देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गैप पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रीचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने भी 1791 में पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, अधिकार की मांग शुरू कर दी थी। तो इस तरह से ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक से क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था किससे बिलोंग करता था? ठीक है, जैकोबिन क्लब किससे बिलोंग करता था? 3rd पैराग्राफ में 1st लाइन देखिए बेटा, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किससे बिलोंग कर रहे थे वो?
जो सोसाइटी के अंदर समृद्ध लोग थे, मैंने आपको बताया पैसे वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के बीच में से कुछ मेंबर चुने जाते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से एक क्लब तैयार किया गया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज का यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कुछ भी आपको लाइन नहीं समझ आती है अकॉर्डिंग टू बुक, तो आप डाउट में डाल सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।